अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 हम लोगों ने वाइंड अप किया था लास्ट टाइम, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातों को अनफोल्ड किया। हमने ऑफ़र देखा, हमने एक्सेप्टेंस देखा, फिर ऑफ़र के अंदर जो उसके अपने मामलात हैं कि एक ऑफ़र कब कब वैलिड मानी जा सकती है, ऑफ़र के एसेंशियल्स के ऊपर बात की। एक ऑफ़र कब कब लैप्स हो सकती है, वो हम लोगों ने बात की। एक्सेप्टेंस क्या है, वो कब वैलिड मानी जाती है, वो देखा। दोनों चीज़ें रिवोक किस तरीके से हो सकती हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं। पोस्टर रूल देखा, और कुछ बेसिक बातें हमने स्टार्ट में कवर की थी कि प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। फिर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वाली बात हम लोगों ने डिटेल से कवर की। आज का टारगेट हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, सवाल जवाब है। मगर उसमें जाने से पहले ये कुछ लिखा है मैंने आपके सामने। आई कैप के एग्ज़ाम में 3 तरह के सवाल आपको मिलेंगे। बी लॉ के पूरे पेपर में आपको 3 तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अगर हम प्यार से बोलें तो रटा, क्रैमिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन कर दें ऑफ़र को, बता दें एक वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, एक ऑफ़र रिवोक कब कब हो सकती है। इस वक्त अगर हम देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कुछ रटे वाले सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, ये रटा है। डिफ़ाइन एक्सेप्टेंस एंड बता दें कि एक एक्सेप्टेंस कब कब वैलिड मानी जाएगी, ये क्रैमिंग बेस्ड सवाल है। तो आई कैप में इस तरह के सवालों के पूछे जाने की टेंडेंसी भी है। कोई अराउंड 20 से 25 या कभी कभी 30 नंबर तक का सवाल आई कैप में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका रटा डिमांड किया जाता है। कोई लिंकिंग नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है, जो चीज़ आती है उसको उठा के एज इट इज़ लिख देना। ये इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ नहीं सोचना, जो चीज़ याद की हुई है बस उसको उठा के छाप देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अब जिस तरह ये कह रहा है कि डिफ़ाइन कर दें एक्सेप्टेंस को और बता दें कि कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है, तो बेसिकली 7 नंबर के लिए ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल हैं। पहले आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, हेडिंग डाल दी, डिफ़ाइन कर दिया, एक लाइन छोड़ी, और उसके बाद आपने लिख दिया एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और उसके नीचे उसकी 5 बातें लिख दी। दैट्स इट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इस तरीके से आंसर करना है, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो चीज़ आती है उसको उठा के एज इट इज़ लिख देना इज़ द गो टू ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। आई कैप में अराउंड 20 से 30 नंबर तक के सवाल हमें मिल जाते हैं इस तरह के, जिससे आपकी पासिंग परसेंटेजेस बढ़ जाती हैं। मगर वो किस वक्त होगा, जब आपने क्रैमिंग एक अच्छे लेवल पे की होगी। मज़े की बात यह कि यहाँ पे की हुई क्रैमिंग आपको अगले दोनों टाइप्स के अंदर भी हेल्प करेगी। टाइप 2 इज़ सीम्स लॉजिकल सवाल। ये क्या होता है? व्हाट इज सीम्स लॉजिकल? एनी आइडिया? जो लॉजिकल लगते हैं मगर असल में वो लॉजिकल नहीं होते। क्या करता है कैप, कभी कभी वो रटा पूछ पूछ के थक जाता है। तो रिक्वायरमेंट में क्रैमिंग ही होती है, रिक्वायरमेंट के अंदर क्रैमिंग पूछी होती है, मगर सवाल के अंदर एक सिनेरियो होता है। एक केस बना के देगा, और उस केस के बाद रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ लेगा, बताएं एक्सेप्टेंस के वैलिड पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, बताएं एक ऑफ़र कब कब वैलिड होती है। सवाल रटा है मगर सिर्फ उसको ऊपर से जोड़ दिया है, एक सिनेरियो बना दिया। दिस इज़ टाइप 2 सवाल, दिस इज़ टाइप 2 क्वेश्चंस। रिक्वायरमेंट इज़ क्रैमिंग बेस्ड। अब अगर यहाँ पे की भी क्रैमिंग यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपने करना ये होगा, आपने सिर्फ किरदारों को लिंक करना होगा। अगर सवाल में या सिनेरियो में अली और बशीर आ रहे हैं, तो उस अली और बशीर को आपने इस क्रैमिंग में फिट करके अपना आंसर बनाना होगा। सिंपल। देन वी हैव टाइप 3, प्योर लॉजिकल सिनेरियोस।
यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपसे आपके कमेंट्स, ओपिनियन, कंक्लूजन पूछ रहे होते हैं। आपको अज्यूम किया जाता है कि आप एक बिजनेस लॉ के कंसल्टेंट हैं और आपने सारा लॉ पढ़ा हुआ है और आपने ये बताना है कि कौन सी प्रोविजन हिट हो रही है, उसको लिंक करना है विद द सिनेरियो और अपना फीडबैक, अपना कंक्लूजन लाजमी दे के जाना है। फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि बताएं क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। सवाल में शायद इनविटेशन टू ऑफर की बात चल रही होगी और रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक्सप्लेन करें कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना। अब जब आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे, इनविटेशन टू ऑफर। फिर आप बताएंगे कि उसका और ऑफ़र में फ़र्क क्या है। फिर आप सिनेरियो के साथ लिंक करेंगे और एंड पे अपना फीडबैक, अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन, अपने कमेंट्स देंगे। इन माय व्यू ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो दिस इज़ टाइप 3 सवाल। दिस इज़ टाइप 3। ये नॉर्मली कोई 50 एक नंबर के आगे पूछ रहा होता है। 50 का ये होता है और बाकी 50 उसने यहाँ पे, या बाकी 35 उसने यहाँ पे कहीं छुपाए होते हैं, क्योंकि पेपर है आपका 85 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। तो प्योर लॉजिकल में क्या है कि रिक्वायरमेंट विल बी अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम योर साइड। आपसे पूछा जाएगा कि बताएं आपके नज़दीक ऊपर का एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, एक सवाल है, मुराद सनम 4 लाख गाड़ी वाला। अभी करते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन करें वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये टाइप 3 सवाल है। आपसे पूछा गया कि बताएं कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सवाल में क्या हो रहा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं और आपके नज़दीक क्या वो एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं हो रहे तो नहीं। ये टाइप 3 सवाल है। टाइप 2 टिपिकली कम होता है, मोर फोकस या टाइप 3 पे होगा या टाइप 1 पे होगा। तो ये बात समझ आ गई। अब बार बार हम लोग इसको देखते जाएंगे और उन सवालों को करते जाएंगे। सिनेरियो सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, 3 स्टेप्स, चाहे वो टाइप 2 वाले सवाल हों चाहे वो टाइप 3 वाले सवाल हों। आपने हर सिनेरियो को 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करना है। स्टेप 1, राइट डाउन द प्रोविजन या कॉन्सेप्ट जो उस सवाल में आपसे टेस्ट किया जा रहा है। अगर एक सवाल में आपसे ऑफ़र के कुछ एसेंशियल्स पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने उन रेलिवेंट एसेंशियल्स को उठा के लिख देना है एक हेडिंग बना के। नाम क्या होगा, रेलिवेंट प्रोविजन या रेलिवेंट लॉ कॉन्सेप्ट। लिख दिया। स्टेप 2, आपने ऊपर वाले सवाल को आसान करके लिंक कर देना है इस कॉन्सेप्ट के साथ। स्टेप 2। स्टेप 3, एंड के ऊपर अपना फीडबैक, अपना कंक्लूजन लाजमी देना है, क्योंकि सवाल की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आपने बताना है कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो अगर आप खाली प्रोविजन बता देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, अगर आप खाली लिंकिंग कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अपना फीडबैक लाजमी देकर आना है कि अकॉर्डिंग टू यू ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। डन। ये 3 स्टेप्स हैं, इसको नोट डाउन कर लें। हर सवाल को इन 3 कैटेगरीज में तोड़ के आपने आंसर करना है, तब जाके एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। देखिए, याद हर कोई करके गया होगा, आपने दूसरों से अलग होना है। तो डिस्टिंग्विश होने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलना है। लिख ले यार। ये भाई को देना पीछे।
आपको आंसर्स की फाइल तो नहीं ना मिली हुई अभी तक? ये सवाल ट्राई किए थे घर जाके? ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। हमारे पास हैं 12 सवाल। जी स्टार्ट करें या अभी लिख रहे हैं? लिख लें, आराम से लिख लें। लॉ के बारे में एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये अगर आता होगा तो आप लिखेंगे, अगर नहीं आता होगा ना तो आप कोशिश करके भी अपनी तरफ से कोई भी सेल्फ राइटिंग इसमें नहीं डाल सकते। आती है तो वेल एंड गुड, मार्क्स ले लोगे, नहीं आती है तो नुकसान में रहोगे हमेशा। तो अगर आप डेली का काम डेली कर रहे हैं तो ये कभी भी आप पे बर्डन फील नहीं देगा। हम लोग 1 वीक क्रॉस कर चुके हैं एंड होपफुली अब आप लोग उस पाथ पे चल पड़े हैं जिसमें मैं आपको चलाना चाह रहा था। जी टाइप 1 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, टाइप 2 सीम्स लॉजिकल एंड टाइप 3 प्योर लॉजिकल सिनेरियोस। अभी देखते हैं सारे सवालों को, आज की क्लास के अंदर भी लिंक करेंगे। अच्छा अनाउंसमेंट, ये तो पता है ना 8 से 9 सुबह क्लास से पहले चैप्टर 2 का हमारा एक प्यारा सा छोटा सा मासूम सा टेस्ट 30। हमारे नॉर्मल सारे टेस्ट 30 के आसपास के होंगे। 1 घंटे क्या इसी रूम में? MCQs भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, सिनेरियोज भी होंगे। मुझे आपकी तरफ से गो हेड चाहिए। जब आप कहेंगे सर स्टार्ट कर दें, मैं स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कहेंगे स्टार्ट कर दें, मैं स्टार्ट कर दूंगा। कब कहेंगे सर स्टार्ट कर दें? कर दें? कर दें? अच्छा जी शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ था हमारे पास ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2022 तक कुल मिला के 12 सवाल हैं। ऑटम 9 से ऑटम 22 तक कितने सवाल हैं? 12 सवाल। यानी कि ICAP ने इस चैप्टर में से 12 सवाल टेस्ट किए। पहला सवाल देखते हैं, ऑटम 11 में जो आया था। सर एक्सेप्टेंस को डिफाइन कर दें और ये बता दें कि कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुझे बताइए क्या ये एक सवाल है या ये 2 सवाल है? ये 2 सवाल है। एक्सेप्टेंस के नंबर अलग होंगे और उसके एसेंशियल्स के मार्क्स अलग होंगे। तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक खोलेंगे डेफिनेशन, लिख दी। शायद 7 में से कोई 2 नंबर इसके होंगे और 5 नंबर इसके होंगे। तो 2 नंबर के लिए आपने पहले उसको डिफाइन कर दिया और उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ के आपने लिखा
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वो 5 बातें थीं, वो 5 नंबर के लिए वो 5 बातें। नहीं, प्रॉपर उसने 7 नंबर दिए हैं आपको, सिर्फ हेडिंग्स नहीं देनी, प्रॉपर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जितनी बात किताब में लिखी हुई है वो सारी की सारी बातें आप एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये 7 नंबर का टाइप 1 सवाल समझ आता है। ऊपर आ जाए। स्प्रिंग 12 के 2 सवाल थे, एक 2A और एक 2B। 2A पहले देखते हैं। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट वो आपसे टेस्ट करने के मूड में है? लैप्स ऑफ ऑफर की बात है, लैप्स ऑफ ऑफर की बातें वो आपसे टेस्ट करने के मूड में है। तो 4 नंबर के लिए आप 4 बातें लिख दें। 4 बातें कौन सी होंगी? बिफोर एक्सेप्टेंस और टाइम वाली बात और डेथ वाली बात और तो 4 बातें अगर आपने लिख दी हैं सफिशेंट है। 2B का कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस के बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस इट इज एक्सेप्टेड। तो 3 नंबर के लिए उसने आपसे थोड़ी सी बात लिखवा के आपको ज़्यादा मार्क्स देने की ट्राई कर रहा है कि शायद बच्चे पास हो जाएं, शायद बच्चे पास हो जाएं। 2 बातें आएंगी। एक, आप अपनी प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते एक्सेप्टेंस से बाद में। दूसरा, इसमें पोस्टर रूल का भी एक पॉइंट आएगा। क्या बोला? जो पोस्टर रूल में हमने बात की थी ना ऑफ़र की रिवोकेशन वाली, वो बात भी यहाँ पर लिखूंगी कि जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आपने उसको डाल दिया, वो वाली बात भी आएगी। ये 2 सवाल समझ आते हैं? हाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड और टाइम लिमिट वाली बात समझ आती है। एक मजे की बात बताऊं, ऑटम 22 के सवाल पे जाएं। मैं यहाँ से दिखाऊंगा नहीं, ऑटम 22 का सवाल पढ़ें। पहला सवाल जो कि आपके नोट्स में दिया होगा, सवाल पढ़िएगा। हाँ जी, कुछ समझ आया? क्या समझ आया? उसने 2 सवाल पकड़े, मर्ज कर दिए, 7 नंबर को चेंज कर दिया 5 नंबरों में और रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल बना के बच्चों को दे दिया। इससे एक चीज़ साबित होती है, वो क्या कि ICAP अपने पुराने सवालों को रिपीट करता है और जो बच्चा इन पास्ट पेपर्स की एक अच्छी सफिशेंट प्रैक्टिस करके गया होता है, एग्ज़ाम में सवाल तकरीबन मिलते जुलते आ रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट एविडेंस आपके सामने है। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये 2 सवाल पकड़े हैं, वहाँ पे 2A 2B था, उसने इकट्ठा करके नंबर कम कर दिए। शायद नंबर कम यहाँ से किए हों क्योंकि यहाँ पे उसने पहले ओवर एलोकेशन की हुई थी मार्क्स की। तो 5 नंबर कंबाइन इनफ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या देखा था? व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर्ड वैलिड। पूछ क्या रहा था? एसेंशियल्स। कब पूछे उसने? ऑटम 11 में पूछे, ऑटम 17 में भी कुछ पूछना चाह रहा है। लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कितने मार्क्स के? तो 4 नंबर का है तो 4 बातें भी लिखी जा सकती हैं या 5 की 5 पूरी बातें भी लिखी जा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जब भी परेशान हो कि कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, ऑलवेज़ गो फॉर ज़्यादा की तरफ, ताकि दिमाग में वो टेंशन ना आए कि मैं ज़्यादा लिखा था तो शायद मेरे नंबर और आ जाते।
क्योंकि लॉ का पेपर आर या पार होता है, चीज़ आती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो बस नहीं आती है। इसमें आप अपनी तरफ से कोई सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये सेंसेस आते हैं तो आप 1 बाय 1 करके लिखते जाएं, आपको मार्क्स आए के पूरे दे देगा। इसलिए कहते हैं क्रैमिंग एक अच्छे लेवल के ऊपर कर लेनी चाहिए लॉ के अंदर। अभी तक 4 सवाल देखे हैं, 1 2 3 4 और एक आपने देखा है 5। पाँचों सवाल ये टाइप 1 सवाल था। 5 सवाल कौन से हैं? टाइप 1 सवाल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक? ऑटम 20 में भी बाज नहीं आया, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ऑटम 17 के बाद भाई को कब याद आई इस सवाल की? ऑटम 20 के अंदर। तो अभी तक उसने ये सवाल कितनी दफ़ा रिपीट किया? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा उसने ये सवाल अभी तक रिपीट किया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। मुराद और सनम की कहानी देखते हैं। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम। देखिएगा, मुराद भाई हैं एक। मुराद भाई ने अपनी गाड़ी सनम को बेचनी है फॉर रुपीज़ 4 लाख। सनम ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली एंड एनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ रुपीज़ 150,000 विद अ प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 62,500 ईच। बताएं कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ? पहले जनरली बताएं, हुआ या नहीं हुआ? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो? यस और नो? नो, नो या यस? यस और नो? नो, 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 नो। इतना बता देंगे इस सवाल में ऑफरर कौन है? ऑफरी कौन है? सनम के लिए क्या कंसिडरेशन है? हैं? सनम के लिए, सनम के लिए मुराद ऑफर्ड इस कार टू सनम। सनम के लिए कार है और मुराद के लिए क्या है? 4 लाख रुपया। सनम ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और उसने क्या सारे पैसे दे दिए? कितने पैसे दिए? 1.5 लाख। क्या ऑफर में ये बात लिखी थी कि हम पैसे किस्तों में अदा करेंगे? नहीं। तो उसने फिर ऐसा क्यों किया? उसने अपनी तरफ से एक फनकारी ऐड कर दी। तो दिस टाइप ऑफ फनकारी इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। दिस टाइप ऑफ फनकारी इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। तो चूंकि अब काउंटर ऑफर हो गई है, उसने पूरे के पूरे पैसे पे नहीं किए, 1.5 लाख पहले दे के बाकी किस्तों पे चला गया, तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि काउंटर ऑफर कोई एक्सेप्टेंस की किस्म नहीं है। ये बात समझ आती है? यहाँ पे किताब नहीं, खैर सोल्यूशन एक नई टर्म आएगा लेकर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। लिख लें, किताब में ये वर्ड नहीं है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले ये किताब में हुआ करता था पुराने वक्तों में, अब नहीं है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये क्या होती है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं कि एक पार्टी आपकी बात मान रही है मगर मनोमन नहीं मान रही, उसमें कुछ अपनी फनकारी ऐड कर रही है। तो क्वालिफाइड कहते हैं एक ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें थोड़ा सा एतराज़ हो, जिसमें कुछ मसला हो। तो मान वो गया है, गाड़ी की ट्रांजेक्शन के लिए मान दोनों पार्टीज गए थे, मगर उसने एक अपनी बीच में फनकारी ऐड कर दी। इट इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी वैलिड एक्सेप्टेंस। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप बताएंगे, प्रोविजन में बताएंगे कि व्हाट इज़ अ काउंटर ऑफर, बता दिया। फिर उस काउंटर ऑफर को नीचे इस सवाल को एक्सप्लेन करते हुए, इसको आसान बनाते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि असल में हुआ क्या है, और एंड पे बताएंगे कि इन माय ओपिनियन, कीपिंग इन माइंड द अबव प्रोविजंस, इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ
क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर। डन। ये सवाल ज़हन में है? ये सवाल कब आया था? ऑटम। ये सवाल पढ़िएगा, स्प्रिंग 20 का सवाल पढ़िएगा। इस सवाल में क्या कह रहा है? क्या बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम शाम चेंज हुए हैं, अमाउंट चेंज हुई है, गाड़ी की जगह पे फ्लैट आ गया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। वो भी तीन मार्क्स का था और गालिबन ये भी 3 नंबर का ही है। तो अगर आपने तैयारी करते हुए ये सवाल तैयार किया होता ऑटम 15, और वो बच्चा जो कि स्प्रिंग 20 के अटेम्प्ट में गया था उसको ये सवाल मिल गया, तो ये तो 3 नंबर उसके पक्के नहीं हो गए। तो कभी कभी ये लक भी काम कर जाती है। तो पास पेपर्स को हमेशा एहतियात से, आराम से, सुकून से करना है। इट डेफिनेटली अश्योर्स यू टू गेट पास एन एग्ज़ाम। करेंगे क्या? सबसे पहले बताएंगे कॉन्सेप्ट, फिर बताएंगे उसकी लिंकिंग, और एंड के ऊपर अपनी कंक्लूजन कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वो कर लेंगे। अच्छा, ये हमने 3 कर लिए, हम यहाँ पे थे। स्प्रिंग 16 सवाल पढ़े खुद ही, क्या कह रहा है? क्या पढ़ के बताइएगा मुझे क्या कह रहा है। क्या स्प्रिंग 16 का सवाल क्या कह रहा है आपसे? चलो मैं पढ़ लेता हूँ। बदर हु इज़ द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉय इन सर्च ऑफ अ पेट हॉर्स विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days. Badr advertised a reward of ₹20,000 in a newspaper for anyone who finds the missing horse. यहाँ तक रुक जाए। क्या ये एक जनरल ऑफर है या ये स्पेसिफिक ऑफर है? ये जनरल ऑफर है, ये आम आवाम के लिए की गई है। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, जिसमें वो इनाम की रकम आ रही थी, ट्रेस द हॉर्स, उसको वो घोड़ा मिल गया। Subsequently, on knowing about the reward, आफ्ताब claimed it from बदर। उसको कब पता चला? बाद में, घोड़ा मिलने के बाद उसको पता चला कि इस घोड़े पे तो इनाम भी था। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, ये हमने बात कर ली। ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट अंडर द सर्कमस्टांसेस। हाँ जी बताएं, क्या वो पैसे 20,000 रुपया आफ्ताब भाई क्लेम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? वाई नो? वाई नो? क्यों नो? क्यों? ऑफर उस तक पहले प्रॉपरली पहुंची नहीं थी। 20,000 रुपये वाली बात उस तक पहुंची ही नहीं, और पहुंचने से पहले उसने घोड़ा ढूंढ लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया। बाद कब पहुंची है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद। तो पहली पार्टी पे कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, पहली पार्टी पे कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। देखे ना, एक घोड़ा जो कि 5 days से मिसिंग था, आफ्ताब को पहले भेज दिया। बदर एडवर्टाइज अ रिवॉर्ड ऑफ ₹20,000 इन अ न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स द मिसिंग हॉर्स। मगर कब? जब वो अवेयर नहीं था। और हमने क्या पढ़ा था कि दूसरी पार्टी को प्रॉपर अवेयरनेस मिलनी चाहिए, तभी जाके ऑफ़र प्रॉपरली कम्युनिकेट होती है। अब अगर एक पार्टी अवेयर ही नहीं है तो वो कैसे अमाउंट क्लेम कर सकती है? बाद में अगर पता चला तो वो क्लेम नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? सवाल ज़हन में है? क्या चीज़? स्पेसिफिक ऑफर, सॉरी जनरल ऑफर। असल में ये पहले कॉन्सेप्ट आपकी किताब में हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले। कुछ हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरल और स्पेसिफिक, और बहुत सारी हैं, मगर अब किताब ने वो ख़त्म कर दी है। तो टेक्निकली पहला वाला पॉइंट आपसे इतना रेलेवेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जनरल है, आम आवाम के लिए, और स्पेसिफिक कहते हैं एक आधे बंदे को। जैसे मैं आपको करूँ या मैं इनको करूँ, ये स्पेसिफिक है। अगर मैं पूरी क्लास को करूँगा
वो जनरल हो गया। सवाल ज़हन में है? पक्की बात है, पक्की बात है। ऑटम 20 का पार्ट भी देखें। हाँ जी, वहाँ पे घोड़ा गायब हुआ था, यहाँ पे बेटा गायब हो गया। तो बड़ा उसने चेंज किया, उसने घोड़े को मिला दिया किसके साथ? बेटे के साथ। और बस कितने पैसे बढ़ा दिए? 5000। उधर 20 थे, इधर 25 हो गए। बाकी सारा सवाल वही है, बाकी सारा का सारा सवाल वही है। तो अगर हम गौर करें तो जो एग्जामिनर 2020 का था ना, उसने ये सवाल भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ये तो खैर चलता ही आ रहा है उसके पास। तो 2020 के एग्जामिनर ने कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स हमें नहीं दिखाए, सिर्फ उसने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया सवालों को। डन। ये पढ़िएगा, ब्रोमीन ट्रेडर्स, स्प्रिंग 22 का सवाल रिसेंटली क्या कह रहा है। अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो आपके पास तो हैंडआउट्स भी है ना, वहाँ से भी देख सकते हैं। ब्रोमीन ट्रेडर्स, ये एक सवाल के 5-6 पार्ट्स हैं, और 5वां पार्ट चैप्टर नंबर 2 से रिलेट कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे 5 लिखा हो। BT इज़ एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट, क्या इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, सब सप्लाई करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और उनके साथ नीचे वाला वाक़या पेश आया। एक न्यू कस्टमर है HL नामी, उसने BT को अप्रोच किया और कहा कि मुझे 5 TV सेट्स परचेज़ करने हैं। BT ने कहा कि वो 6 मार्च को सेट सप्लाई कर देगा एट अ डिस्काउंट, या 10% या 15% ऑन द रिटेल प्राइस, जो कि कब फाइनल होगी? जब डिलीवरी हो रही होगी। जैसे ही डिलीवरी हो गई उन्होंने 10% का डिस्काउंट भेज दिया। दूसरी पार्टी नाराज़ होगी कि नहीं मुझे कितना चाहिए? 15% चाहिए। बताएं क्या उसका नाराज़ होना बनता? पहला सवाल, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है? नहीं। हमने क्या कहा था? इट शुड बी एब्सोल्यूट, इट शुड बी सर्टन। प्राइस सर्टन है ही नहीं। जब प्राइस सर्टन ही नहीं है, जब प्राइस सर्टन ही नहीं है तो दूसरी पार्टी बहस नहीं कर सकती। यही चीज़ है कि यार अनारकली जाना है, चलोगे? जी साहब जी बैठे हैं, पैसे सर जाके देख लेंगे। पहुंच गए, मैंने जेब से निकाला 500, नहीं सर जी गैस देखें कहाँ पहुंच रही है, 1000 रुपये से कम मैं नहीं दूंगा। फिर वहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी। ये वही कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ सर्टन नहीं थी। तो जब एक चीज़ सर्टन ही नहीं है, ना प्रॉपर ऑफ़र है ना प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, तो उस वक्त जो प्राइस बन रही है वो फिर पार्टी को पे करनी पड़ेगी। हम HL को, BT को, किसी को भी लायबल नहीं करार दे सकते। ब्रीच किसे कहते हैं? ब्रीच, तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें सारी बातें हम लोग करेंगे ब्रीच के ऊपर। ये सवाल क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये 3 सवाल भी क्लियर हो गए हैं। हमारे पास रह गए हैं अब एक सवाल, नीचे वाला, ऊपर वाला, बस। तो 12 में से 10 सवाल कर लिए हैं। अभी तो कोई मसला है किसी भी सवाल में? आप तो पढ़ना शुरू हो गए हैं क्या? ऑटम, हाँ, क्यों? उसने लिखा हुआ है मीन वाइल सलमान गेव एन एडवर्टिजमेंट। उसके जाने के बाद उसने उस दौरान उसने खबर फैला दी कि मैं रिवॉर्ड दूंगा। अब अगेन वही बात है कि उस तक तो ये बात पहुंची नहीं थी, जब वो ढूंढ के आया तब उसको पता चला। हाँ, तो जब वो चला गया ना उसके दौरान। ये सवाल हम दोबारा भी करेंगे। ये सवाल बेसिकली 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आंसर होता है। ये इसका पार्ट ए था। यही चीज़, यही सवाल आगे जाके चैप्टर नंबर 8 से भी आंसर होगा, और गालिबन चैप्टर नंबर
10 से भी आंसर होगा, यही सवाल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सवाल आप मल्टीपल चैप्टर से आंसर कर सकते हैं। अभी तक यहाँ तक के लिए ये कोई प्रॉपर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी। सर आपने मुझे बताना है स्प्रिंग 19 के सवाल में क्या हो रहा है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तसल्ली के साथ पढ़ें स्प्रिंग 19 का सवाल, और मुझे आपने बताना है कि सवाल में एक्चुअली में क्या हो रहा है। जो इस सवाल तक सही पहुंच गया उसको मेरे एंड से 50 रुपये का इनाम। सस्ती सी क्लास है ये, मगर बताएं इस सवाल में हो क्या रहा है जनरली। स्प्रिंग 19 के सवाल में क्या हो रहा है। 2 नंबर के लिए आए कि आपने इतनी सारी लाइनें क्यों पूछ ली हैं आपसे, वो क्या टेस्ट करना चाहता है आपसे, क्यों घुमा रहा है आपको, कुछ तो गड़बड़ है दया। दरवाज़ा तोड़ दो। हाँ जी, मुझे वॉलंटियर चाहिए अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो, जो मुझे बता सके सवाल में क्या हो रहा है। आपने पढ़ लिया पूरा? बाकी साथ पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? चलो 2 मिनट और ले लेते हैं। विल टेक 2 more minutes। हाँ जी पढ़ लिया, बताएं सवाल में क्या हो रहा है। एनीवन 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 मुझे बताएं इस सवाल में क्या हो रहा है। बारी बारी चलते हैं। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी सेंड हिम दिस लेटर ऑन यकम मार्च 19। यहाँ तक कोई मसला नहीं। लिखा क्या? आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, विल यू प्लीज कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, व्हाट इज द हाइएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार। क्या ये ऑफर है? क्या हम इसको ऑफर कह सकते हैं? ये बेसिकली दूसरी पार्टी से इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है। क्या कि अभी तक तुम्हें इसकी हाईएस्ट कोर्ट क्या लगी है और क्या तुम ये मुझे बेचना पसंद करोगे या नहीं। तो जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है। दूसरी पार्टी ने क्या जवाब दिया? द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। दूसरी पार्टी ने ख़त का जवाब ख़त से दे दिया और कहा कि मुझे अभी तक 35 मिलियन इस प्रॉपर्टी का लगा है। क्या हम इसको ऑफ़र कह सकते हैं? ये इंफॉर्मेशन का जवाब दे दिया गया। अगली बात, अहमद रिप्लाइड, आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36
मिलियन। क्या ये ऑफ़र है? ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। तो ऑफ़र कब हो रही है? यहाँ पे आई एग्री से। Subsequently, Adil received an offer from Hamid quoting ₹38 million। उसी प्रॉपर्टी का उसको आगे हामिद से 38 मिलियन मिल गया, 38 मिलियन, और उसने वो प्रॉपर्टी हामिद को बेच दी। क्या आदिल लायबल है टूवर्ड्स अहमद? नो और यस? वाई नो? एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट किया होता, लीगली ऑब्लिगेशन में आता, तो वो लायबल होता। उसने तो कबूल ही नहीं किया था, तो जब कबूल ही नहीं किया था तो लायबिलिटी कैसी? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस बना ही नहीं, तो लायबिलिटी किस तरीके से आ सकती है? तो बिकॉज उसने इस ऑफ़र को 36 मिलियन वाली ऑफ़र को कबूल नहीं किया था, और उसकी प्रॉपर्टी है, वो जिस मर्जी को चाहे बेच दे। हाँ, कबूल कर लिया होता और फिर वो आगे 38 मिलियन पे बेचता, तब वो लायबल होता, तब वो ब्रीच करता। यहाँ पे उसने कोई ब्रीच नहीं की, यहाँ पे कोई ब्रीच नहीं। एम आई क्लियर ऑन दिस? आखिरी सवाल, ऑटोमेटीन का, गाजी और सलीम की कहानी। आपके पास 5 मिनट है, मुझे ड्रॉ करके बताइएगा कि इस कहानी में ख़त कब पहुंचा, कब नहीं पहुंचा, कब रिवोक हो रहा है, कब रिवोक नहीं हो रहा। आपके पास 5 मिनट है, ये ड्रॉ करना है आप लोगों ने। आप भी करें, मैं भी करता हूँ, मगर पहले आप करेंगे। आसान सा केस है, कोई मुश्किल केस नहीं है। जी कुछ बनाया? बना रहे हैं, बनाए। आपने बना लिया? पक्की बात है?
जी बना लिया। क्या हो रहा है सवाल में? 3 सितंबर सलीम ने ऑफ़र किया, लैपटॉप बेचना था 50,000 रुपये का, जो कि ख़त पहुंचा है गाजी के पास कब? 5 तारीख को। ऑफ़र कब हो रही है, 3 को या 5 को? ऑफ़र कब कम्युनिकेट हो रही है, 3 को या 5 को? 3 वाला कौन था? वजह? तो ऑफ़र क्या दोनों पार्टीज़ करिए 5 ही है? ऑफ़र के लिए सेम डेट थी ना। तो ये है मेरे पास 5 सितंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा। ऑन 6 सितंबर गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कब पहुंचा सलीम के पास? 8 तारीख को। गाजी के हाथ में था, तो बाउंड कौन हो रहा है? सलीम। तो एस के लिए या सलीम के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी है? 6। और जब लेटर सलीम के पास पहुंच जाएगा 8 तारीख को, तो कौन बाउंड होगा? गाजी। किस डेट पे बाउंड हो रहा है? यहां तक कोई मसला? कोई मसला यहां तक? डन। अचानक से सलीम को याद आया 5 तारीख पे कि यार मुझे ये ऑफ़र ख़त्म करनी है, रिवोक करनी है। उसने रेवोकेशन का ख़त रवाना कर दिया कब? 5 तारीख पे, जो कि कब मिल रहा है? 7 तारीख पे। 7 तारीख पे जब सलीम ने रेवोकेशन का ख़त रवाना किया होगा, तो सलीम के नज़दीक रेवोकेशन कब हो रही है? जब उसने ख़त रवाना कर दिया। कब? 5। और कब पहुंच रहा है? 7 को। कब पहुंच रहा है? एक्सेप्टेंस कब हो रही है? गाजी के लिए एक्सेप्टेंस कब हो रही है और सलीम के लिए हाँ? सलीम के लिए कब हो गई है? 6 को। तो एक्सेप्टेंस पहले हुई है या पहले रेवोकेशन आई है? पहले एक्सेप्टेंस हो गई है, रेवोकेशन बाद में आ रही है। सलीम के लिए एक्सेप्टेंस कब हो गई? 6 पे। उसका रेवोकेशन का ख़त कब पहुंचा? 7 पे। तो रेवोकेशन का ख़त बाद में आ रहा है और सलीम के लिए एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है। तो 5 को उसने पोस्ट कर दिया ना, पहुंचा कब? तो ये डेट तो वैसे भी काउंट ही नहीं होती। ख़त निकालने की डेट ऑफरर के लिए कभी भी काउंट नहीं करनी, वो ऑफरी के लिए काउंट होती है, मगर दूसरी पार्टी को बाउंड कर रही होती है। ऑफरर जब ऑफ़र देता है 3 तारीख को, तो ये डेट हम लेते हैं? नहीं। इसी तरह जब उसने रेवोकेशन का ख़त भेजा 5 तारीख पे, तो ये डेट हम लोग लेंगे? नहीं। 2 डेट्स कब आती हैं? सिर्फ एक्सेप्टेंस के केस में। तो सलीम मुझे बताइए कब बाउंड हो रहा है? 5 को, 6 को या 8 को? 6 को। और उसका रेवोकेशन का ख़त कब आ रहा है? 7 को। तो कॉन्ट्रैक्ट 6 को हो चुका है। तो क्या अब ये ख़त कोई मानी रखता है? नहीं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रेवोकेशन फॉर जी कब हो रही है? 6 को। ये आ गया 7 को। तो क्या रिवोक हो सकता है? रिवोक नहीं हो सकता। नो रेवोकेशन। चलिए ये बता दें आखिरी बात, गाजी अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 8 से पहले, बिफोर 8। तो ये तस्वीर खींच लें, ये टाइमलाइंस आपको फिर से हेल्प आउट कर देंगे। या तस्वीर खींच लें या लिख लें। जी ये सवाल क्लियर हो गया, गाजी वाला, सलीम वाला। अगेन पोस्टल रूल इज़ बाय फार द ट्रिकीस्ट थिंग जो कि इस चैप्टर में पाई जाती है। इसके अलावा कोई मुश्किल चीज़ इस पूरे चैप्टर में नहीं है। दोबारा कर लेते हैं।
सलीम ने 3 तारीख को ख़त भेजा जो कि कब पहुंचा? 5 को। ऑफ़र कब कम्युनिकेट हो रही है दोनों पार्टीज़ के लिए? 5 को। गाजी भाई ने एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया 6 को, तो बाउंड कौन हो रहा है? सलीम। यानी कि सलीम के लिए एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 6 को। तो अब अगर सलीम अपनी ऑफ़र रिवोक करना चाहे तो किस डेट से पहले पहले करेगा? 6 से पहले पहले। वो कब कर रहा है? 7 को। तो ये रिवोक हो सकती है? नहीं। गाजी के लिए कब एक्सेप्टेंस पूरी हो रही है? 8 को। तो अगर इसने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो 8 से पहले पहले। सिंपल सा रूल है, बस ये याद रख लें, जिसके हाथ में खत है वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड होती है, सिंपल। और ऑफ़र के लिए या ऑफ़र की रेवोकेशन के लिए हम लेते हैं सिंगल डेट। एक्सेप्टेंस के लिए 2 डेट्स होती हैं, मगर एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन के लिए एक ही डेट होती है। वो इससे पहले पहले होनी चाहिए, इससे पहले पहले होनी चाहिए। डन? पक्की बात है। चैप्टर 2 हमारा एंड होता है। इसमें कुछ सवाल जो कि हाथ से लिख के करने वाले हैं वो नोट कर लें, जो कि लाजमी आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। एक ये वाला सवाल, सलीम और गाजी वाला सवाल, ऑटोमेटिन क्वेश्चन नंबर 4B। मैं अटैम्प्ट का रेफरेंस बोल रहा हूँ ताकि वो आपको याद रहे। ऑटोमेटिन क्वेश्चन नंबर 4B, उसके बाद ऑटम 20 और ऑटम 22। ये 3 सवाल कम से कम हाथ से लिखें, कम से कम ये 3 सवाल हाथ से लिखने चाहिए। ऑटोमेटिन का 4B, ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 4 और ऑटम 22 का जो सवाल है, ये 3 सवाल कम से कम हाथ से लिखेंगे तो कुछ कहानी ज़हन में आएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बस ये 3 सवाल ही लिखने हैं, आप जितने मर्जी लिखें, आप सारे करें, मगर एटलीस्ट ये 3 तो लाजमी करने हैं। जो सवाल रिपीट हो रहे हैं वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं। डन? वक्त भी है हमारे पास, 10 मिनट तो हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट कर दें थोड़ा सा, ठीक है ना? डन हो गया, स्टार्ट करते हैं, है ना? क्या 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 कह रहे हो? ऊंचा बोल लो। चलो जाएं, छुट्टी करें यार। क्या क्या जाएं, मासूम सी जाने हैं, जाएं। तो चैप्टर 3 कल, अच्छा कल 8 से 9, कल 8 से 9, कल 8 से 9, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, वो ले लें।